तो लोग आज का मेन ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके भी देखेंगे कहाँ पर है वो। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जेड बार। जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड with respect to x एक्सिस। अब यहाँ पर x एक्सिस को तुम क्या बोलोगे? यहाँ x एक्सिस क्या कहलाएगा, कोई बता सकते हो? It will act as a mirror, ना सर? हाँ, मिरर इमेज तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कह रहे हैं। जेड बार इज मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दैट इज ओके। बट हम लोग यदि देखोगे कोऑर्डिनेट्स में x एक्सिस क्या होता था, कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था कोऑर्डिनेट्स में? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0, हाँ सर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलोगे x एक्सिस को? हम लोग एक्चुअल में यहाँ x एक्सिस तो बोलते ही नहीं है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 बोलोगे तो तुम्हारा ये लाइन रिप्रेजेंट होगा। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि y एक्सिस और ये बोलेंगे, नहीं। यहाँ पर x एक्सिस होता ही नहीं है। हाँ, हम लोग अपने माइंड में सोचने के लिए कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, रियल जेड होता है, इमेजिनरी जेड होता है। और रियल जेड क्या होता है, जेड एक्स होता है, और इमेजिनरी जेड होता है वाई होता है। लिखने का तरीका यही है। तो एक्स एक्सिस की जगह हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो दिस इज योर दिस लाइन। तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 बोलोगे। ऑन द अदर हैंड इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को आप जब बोलना चाहोगे तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 कहोगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, समझा। हाँ सर। तो इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े हम लोग। जेड और जेड बार समझ गए बात को। एंड दिस रिलेशन, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस थीटा होगा। सो इट विल बी ट्रू फॉर द ऑल द कोऑर्डिनेट्स। आपको यदि कंफ्यूजन होगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ये ट्रू है तो नहीं, ये सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए भी ट्रू होगा, थर्ड के लिए भी ट्रू होगा, फोर्थ के लिए भी ट्रू होगा। ये हर जगह ट्रू होगा ये रिजल्ट। क्या रब कर सकते हैं? हाँ सर, कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें z पता है, z एंड माइनस z एंड माइनस z दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो पोजीशन ऑफ z आपको दिया हुआ है, ये रियल z है, ये इमेजिनरी z है। पोजीशन ऑफ z यहाँ है, आपको ये है मान लो। तो माइनस z कहाँ होगा, माइनस z आपको यहाँ, ये होगा माइनस z। z इधर है तो माइनस z ठीक उसके अपोजिट साइड ऑफ ऑरिजिन होगा। मीन्स z एंड z को क्या कह सकते हो, it is z and z are symmetric about origin. Sorry, minus z and minus z are symmetric about origin हो जाएगा। ये अगर 0 है तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। ठीक है, क्या समझ में आया? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपका थीटा है तो व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा।
प्लस थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा, ठीक है, सही है, माइनस फाइव प्लस थीटा होगा। तो अब देखना है कि क्या ये हमेशा ही सही होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पर अगर z है, z इस जगह है और माइनस z इधर, ऐसा भी तो कभी बन सकता है ना। हाँ सर। z, अब इसमें तुम्हारा थीटा ये है ना, ये मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z आपका है थीटा। तो व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, इसमें क्या होना चाहिए थीटा आर्गुमेंट, माइनस z का आर्गुमेंट क्या होगा, बता सकते हैं? पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा। पाई प्लस होगा ना, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस प्लस थीटा। थीटा, हाँ। पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा पहला केस था, ये केस 1 ले सकते हो, केस 2 ले सकते हो, एंड ड्रॉ द अदर situation means when z is in the second coordinate, what will be argument of minus z? If z is in the second coordinate, what will be the argument of minus z? आप लोग खुद से बताइए। माइनस फाइव प्लस थीटा। माइनस फाइव प्लस थीटा, करेक्ट। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये जो है, अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, दोनों में आंसर इसी से आ जाएगा। आप लोग डायग्राम देखोगे तो ये सब कुछ याद करने की बात नहीं है, आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि विजुलाइज कर पाओ चीजों को। और ये चीज कब बनेगा? when z is in third coordinate, third and fourth coordinate, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये आएगा। सो क्या ठीक है, समझ में आया? और बहुत आसान है ऑब्जर्व करना इसको। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड में जो आर्गुमेंट होगा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? तो माइनस जब करोगे तो माइनस पाई कर लीजिए, प्लस पाई तो कर ही नहीं सकते हो, वैल्यू और बहुत ज्यादा हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ में, हाँ बोलो यस सर वो केस 2 एक बार वापस बताओ ना। केस 2 देखो, ये है तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा है, हाँ ठीक है, ओके। और ये वाला पार्ट क्या है? यही तुम्हारा अल्फा, तो यही होता ना, इसका आर्गुमेंट यही होता हाँ हाँ माइनस जेड के लिए। अब देखो इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, मीन्स ये थीटा एक्चुअल में है निगेटिव वैल्यू, ये थीटा निगेटिव वैल्यू है, हाँ ठीक। सो अब बताओ कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड जब करोगे, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इसका वैल्यू जब निकालोगे, तो ये पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हो, पाई प्लस थीटा, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर, इस वैल्यू को करना है तो पाई प्लस थीटा क्यों हो रहा है? आप ऐसे करते हैं, ये मान लिया आपका अल्फा है, ठीक है, अल्फा। तो अल्फा और इथर, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा? मीन्स अल्फा माइनस थीटा क्या होगा, जरा बताना।
पाई होगा कि नहीं पाई बताओ, क्योंकि दोनों का रोटेशन डिफरेंट है ना। हाँ हाँ हाँ, वो नेगेटिव है, हाँ। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, पाई पाई प्लस, प्लस थीटा हो गया। ऐसे तुम कर सकते हो। हाँ समझा था। यू हैव अनदर वे ऑल्सो, हम लोग को बहुत सारा मेथड है करने का, अनदर मेथड भी है हमारे पास करने का। और वो क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड अगर लिखना है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड लिखना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू जेड लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ अब ये क्या बनेगा, दिख रहा है बोर्ड या नहीं दिख रहा है, आर्गुमेंट ऑफ -1 दिख रहा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। और आर्गुमेंट ऑफ -1 होता क्या है, क्या है। होता है, ये होता पाई, है पाई होता है। और ये क्या होता है, प्लस थीटा, थीटा। थीटा पाई प्लस थीटा। द प्रॉब्लम है, अब यहाँ देखो आंसर तो ऐसे ही आ गया तुम्हारा, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आया। ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये लिखने से पहले आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये आर्गुमेंट के रेंज में आएगी कि नहीं। देखिए यह थीटा निगेटिव, थीटा जो निगेटिव है, तो पाई प्लस थीटा करोगे तो वैल्यू घटेगा ना, घटेगा या बढ़ जाए, हाँ घट घट, जाएगा ना। हाँ हमारे रेंज में है कि नहीं है, हाँ रेंज में है। तो यहाँ पर जो +2 के पाई किया होता, इसमें के की वैल्यू 0 रखनी है। हाँ लेकिन इसी चीज को यहाँ पर अगर करते हैं, सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते थे इस केस में। और यहाँ पर अगर आर्गुमेंट ऑफ -z अगर करते यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पाई प्लस थीटा यहाँ भी होता, +2 के पाई हो जाता। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर जो यहाँ है, यहाँ पर थीटा आपका ये पॉजिटिव है, पाई प्लस थीटा करोगे तो वैल्यूज और इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज नॉट तो पॉसिबल। फिर यहाँ पे हमको -1 लेना है। यस, के को -1 लेना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा और -2 के पाई करोगे और फिर से आपका आंसर -5 प्लस थीटा। सो दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट। बट हमें हमेशा क्या होता है, डायग्राम याद होता है। मैथमेटिकल पार्ट में जब जाओगे तो इट विल टेक मोर टाइम। हम लोग अगर डायग्राम से आसानी से उसको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, तो इसलिए मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ साथ में कैसे किस केसेस में क्या होगा, तो ऑलवेज यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, समझ में आया। हाँ सर। ड्रॉप कर दें। अब इसे मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट इज, if z is in first quadrant, if z is in first quadrant, then find, if z is in first quadrant, find the location of minus z bar. Find the location of minus z bar. इसको बताइए लोकेशन में, z फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो z है, तो माइनस z बार कहाँ होगा, और ये एंगल अगर आपका थीटा है
फर्स्ट लोकेट करना है माइनस जेड बार एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वाड्रेंट में सर आफ्टर दैट फाइंड इट्स आर्गुमेंट in terms of theta, where theta equal to argument of z. Theta equal to argument of z. So obviously you are right. Argument of location of minus z bar second coordinate में ही होगा. Next task is what is the आर्गुमेंट सर उसका पाई माइनस थीटा होगा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में सर तो वो पाई से छोटा रहेगा ना. हेलो सर. हाँ मैं मतलब सुन रहा हूँ तुम्हारी बात. हाँ बताओ कैसे कैसे कर रहे हो. व्हाट आर योर स्टेप्स. तुम्हारा आंसर है कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार तुम कह रहे हो ये तुम्हारा पाई माइनस थीटा तुम कह रहे हो. ठीक है ये तुम कह रहे हो तो सर माइनस जेड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और अगर वो जेड बार करते तो वो ठीक उसके ऊपर फॉर्म होगा सेकंड क्वाड्रेंट में. और जो ये माइनस एक्स एक्सिस है तो वो मिरर फॉर्म मतलब एज अ मिरर एक्ट करेगा. ठीक है. और सर उसका आर्गुमेंट जो है वो पाई से छोटा रहेगा वेरी गुड. सेकंड क्वाड्रेंट बहुत में. बढ़िया बहुत बढ़िया. और बताओ एकदम सही है. सर हम उसको एज अ रिजल्टेंट नहीं कंसिडर कर सकते. हाँ बताओ कैसे. सर मतलब हमें माइनस जेड का लोकेशन पता है और जेड बार का लोकेशन पता है. तो माइनस फिर जेड बार का क्या किसका लोकेशन पता है तुम्हें. माइनस जेड का और जेड हाँ. बार का. ठीक है. तो फिर उसका रिजल्टेंट. नहीं देखो तुम्हें अगर मान लो दो तरीका है. या तो तुम जेड बार फाइंड कर लो. जेड बार का लोकेशन तुम्हारा ये हो गया. ठीक है. तो माइनस जेड बार ठीक इसके इधर हो जाएगा ठीक अपोजिट. उधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा. यहाँ हो जाएगा. सही ना. ये हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. माइनस जेड बार सेकंड कॉर्नर में आ गया. तो अब देखना है ये एंगल जो है ये एंगल कितना बनेगा. ये एंगल क्या होगा. माइनस थीटा बनेगा. ये एंगल माइनस थीटा. दैट इज राइट. सो अब तुम्हें जो आर्गुमेंट किसका निकालना है. इसका आर्गुमेंट. हाँ तो वो इसको मान सेकंड लेते हैं क्वाड्रेंट में अल्फा. इसीलिए पाई माइनस थीटा. सो इसको मान लिया अल्फा. तो बिल्कुल सही है. अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो 5. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्फा जो है पाई माइनस थीटा ही होगा. यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. On the other hand, you can say that minus z bar is mirror image of minus z bar is mirror image of z bar with respect to किसके बताओ. y एक्सिस मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0. with respect to ओरिजिन. real part of z equal to 0. नहीं origin पे नहीं. हाँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 y एक्सिस. मतलब ये कि अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा है. अभी तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मिरर की तरह काम करेगा. ये आपका रियल z है और ये इमेजिनरी z. सर ओरिजिन होगा ना.
ओरिजिन क्यों होगा? सर आपने जेड बार और माइनस जेड बार, ना कि जेड और माइनस जेड बार। और कुछ गलत लिख दिया मैंने। ओके, हम्म, माइनस जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड, मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू रियल जेड। तो इस तरह से आप इसको कर पाओगे। तो अब बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं? नहीं सर। ठीक है, इसको रब करते हैं। इस तरह से आप आसानी से आर्गुमेंट्स को आप विजुअलाइज कर रहे होंगे, आर्गुमेंट क्या है। तो आगे बढ़े हम लोग इसके बाद। सो नोट डाउन ए क्वेश्चन। सर वो अल्फा कैसे आया, फिर से बताओ ना। ये अल्फा, ये अल्फा दो तरीके से सोच सकते हैं इस अल्फा को। फर्स्ट मेथड के ये थीटा है, अगर मिरर इमेज की बात कर रहे हो, ये थीटा है, तो ये तुम्हारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा अल्फा। ठीक है, ये अगर थीटा तुम्हें पता चल गया तो ये पाई माइनस थीटा होगा, राइट ना? समझ में आई बात? हाँ सर। सर वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मतलब फॉर्मूला से बताओ। ओके, मैथमेटिकली तुम्हें जानना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो जेड जेड बार है, जेड जेड बार हमेशा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, जेड जेड बार हमेशा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। और यू कैन से जेड जेड बार जो है ऑलवेज एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। समझ में आई बात? ठीक, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ आपको अगर मैं यहाँ लिख दूं माइनस जेड इंटू जेड बार कर दें तो ये निगेटिव नंबर हो जाएगा या नहीं होगा? निगेटिव नंबर हो जाएगा। अब समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो नाउ से हम इसको जेड इंटू माइनस जेड बार लिख लो और ये तुम्हारा निगेटिव नंबर। क्या आगे तुम लोग खुद से कर पाओगे? यहाँ करके बताओ, उस मेथड से आपका आंसर मिल जाएगा। सर मतलब ये जो एक छोटा पॉइंट जो आपने लिखा है ना यहाँ पे लेफ्ट में, तो माइनस जेड बार इज अ मिरर इमेज ऑफ माइनस जेड होता तो वो विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 होता ना? क्या बोल रहे हो? अगर इसकी जगह माइनस जेड होता? नहीं, जहाँ पे जेड लिखा है उसकी जगह माइनस जेड होता तो वो विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता ना, इक्वल्स टू 0। अगर माइनस जेड बार और विथ रिस्पेक्ट टू माइनस जेड बोलते? हाँ, इज ए मिरर इमेज ऑफ माइनस जेड विथ रिस्पेक्ट टू वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 होता ना? क्यों, रियल पार्ट ऑफ जेड, हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 होता, ठीक है, होता, बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता, सही। तो इसके बाद ये करेक्ट है। इस तरह से आप लोग आंसर करके देखिए, आपका आंसर निकल आएगा। क्या कर पा रहे हो? तो देख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू माइनस जेड बार इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी है? क्या होगा इसका वैल्यू? क्या इसका वैल्यू पाई कह सकते हैं? पाई। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार। ये आपको थीटा दिया हुआ है और प्लस
argument of minus z bar is equal to 5. So आंसर आ गया. So इससे हमें बाहर निकलना है धीरे धीरे. दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट. इससे हमें बाहर निकलना है. हाँ, मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, कुछ केसेस में इसी तरह से करना भी पड़ सकता है, बट हम लोग को ज्योमेट्रिकली जब विजुअलाइज करेंगे सबको तो बहुत आसानी से देखने के साथ आंसर कर पाएंगे. तो दो बातें मैंने बताई. फर्स्ट, जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड minus z is mirror image of z with respect to origin and minus z bar is mirror image of z with respect to y axis. So 3 पॉइंट यहाँ पर है. आप इसको जो है सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हो. सर आप वापस रिपीट करोगे ये पॉइंट्स? ओके, मैं लिख दे बता देता हूँ. z bar is mirror image of z with respect to x axis and in bracket you can say imaginary part of z equal to 0. लिख लिया? हाँ सर. Now second point, z bar is mirror image of z with respect to origin. With respect to origin. यहाँ पर origin की जगह आप सिर्फ जीरो भी कह सकते हो. जीरो एक पॉइंट है. लाइक कोऑर्डिनेट में आप लिखते हो 0,0 1,1. यहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं है. यहाँ पर अगर सिर्फ मैं 0 लिख देता हूँ दैट इज सफिशिएंट. सिर्फ 1 लिख देता हूँ दैट इज सफिशिएंट है. सर एक 2 मिनट के लिए नेट इशू हो गया था. जो इसके पहले आपने क्या पॉइंट बताया था? ओके, मैं पहले कंटिन्यू कर दूं उसको. नेट इशू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा. तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, z minus z bar is mirror image of z with respect to y axis. Minus z bar is mirror image of z with respect to y axis and in bracket you can say real part of z equal to 0. जब भी तुम x एक्सिस बोलोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को 0 करोगे और जब भी y एक्सिस बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z को 0 करोगे. तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है. सो अथर मैं उसी को दूसरे मेथड से बता रहा था, मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बताया गया है. तो फॉर दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट है. ऑलवेज z इंटू जेड बार इज मॉड z स्क्वायर होता है. इस पे अभी क्वेश्चंस भी करेंगे. z इंटू जेड बार इज मॉड z स्क्वायर एंड हियर so z into z bar is always a positive number. हमें पता है कि z into z bar mod z होता है. mod z is distance of z from the origin. तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आर्गुमेंट करोगे तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है. लेकिन बोथ साइड -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो निगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए हमने यहाँ निगेटिव किया और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया. z into minus z bar को निगेटिव. Now apply argument both sides and use the mathematical tool of argument. That argument of z into z1 into z2 का so the plus हो जाता है. So argument of z plus argument of minus z equal to this. और ये पाई हो गया. तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू यानी argument of minus z bar की वैल्यू इजीली फाइंड. तो यही मैंने बताया. अपने पास वन बताया था क्या? हाँ, ये तक तो तुम यहाँ तक तो तुम थे ही ना. यहाँ तक तो तुम पूछे भी हो क्वेश्चन. हाँ सर. ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं. हाँ सर. क्या रब कर दे?
सो नेक्स्ट है ये पार्ट हो गया तुम्हारा आर्गुमेंट्स का। तो अब हम लोग आते हैं ये जो रिजल्ट है z1 equal to mod z square. This is one of the most important result of complex number. z into z bar is mod z square. इसका जो है वेक्टर में इसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है सेम के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट वेक्टर में है वो a डॉट a equal to here. This is the corresponding result in vector a dot a. तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ऐसा कुछ है तो z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार। मैं छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को भी स्किप कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या बोलोगे, ये क्या होना चाहिए? अगर z1 प्लस z2 इंटू नॉर्मल इंटू है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, इंटू z1 प्लस z2 बार की वैल्यू क्या बताइएगा, बता सकते हो क्या? देखो इस पूरे को आप अगर z लिख देते हो और इसको z बार लिख देते हो, सर उसका फिर z1 प्लस z2 मॉड का पहले इसको हम लोग इससे कन्वर्शन करें, अभी वो तो हम लोग बाद की बात है। z इंटू जेड बार को सिंपली मॉड z स्क्वायर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? इफ यू एज्यूम दिस एज z, इसको आपने z एज्यूम किया तो ये ऑटोमेटिक z बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा? जरा सोच के बताओ, 1-2 मिनट टाइम ले लो, यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है। कॉन्सेप्ट में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर तुम लोगों का थोड़ा सा, वेक्टर में भी अभी चेंज करूंगा, वेक्टर में भी मैं कॉन्सेप्ट को चेंज करूंगा इसी जगह पर। हाँ सर। तो सब लोग इस बात को समझ पाए? तो ये z है तो ये z बार है और इस फार्मूले से ये पार्ट बन जाता है। आपको लग रहा होगा ये सर ने क्या लिख दिया, आप चेक भी कर सकते हो। लेट z की वैल्यू हमने लिख दी a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या होगा? a माइनस आयोटा b होगा। और जरा बताओ मॉड z स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा मॉड z स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि z इंटू जेड बार भी यही आता है कि नहीं आता है, मल्टीप्लाई करके देखो। z इंटू जेड बार क्या आता है, मीन z क्या है? z इज a प्लस आयोटा b और z बार इज a माइनस आयोटा b। यहाँ पर a एंड b जो है आपको समझना है, a और b कैसे नंबर है? यार a एंड b आर रियल नंबर। ऐसा नहीं कि इसे ही तुम नॉन रियल कर दो, ये दोनों रियल होते हैं। तो देखो z इंटू जेड बार क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार आ गया ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर और माइनस आयोटा बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। सो इट इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो इट इज ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो, दिख रहा है? ठीक है। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही हो गया तुम्हारा z इंटू जेड, ये हो गया तुम्हारा z इंटू जेड। तो क्या आप चेक कर पा रहे हो? z इंटू जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वेक्टर में। क्योंकि a डॉट ए अगर लिखोगे, a डॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? आप a डॉट बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है? a डॉट बी, a डॉट बी होता है मॉड a मॉड बी क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर आप ए डॉट ए करोगे, ये पार्ट फिजिक्स में नहीं बताया जाता है, ए डॉट ए करोगे अगर, तो ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो बट यूज हम लोग मैथमेटिक्स में इसको करते हैं ज्यादा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए और कॉस थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, दो सेम ही वेक्टर्स हैं, तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, 0 जीरो 0 जीरो। तो अगर ये 0 डिग्री है तो ए डॉट ए क्या बन गया, मॉड ए इंटू 1, तो मॉड ए स्क्वायर हो गया। So this concept can be used in vector. So this is the respective corresponding concept of vector that will be used in complex number. चलेगा, समझ में आया? हाँ सर। इसको हम रब करें। हाँ। रुको सर। अब हो गए। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आफ्टर दैट क्या होता है, इसमें दिक्कत हो जाती है। जो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, जेड की वैल्यू है 5 + 2 आयोटा। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताओगे, मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी। आरब बताओ तो क्या होना चाहिए मॉड जेड यहाँ पर। रूट 29। हाँ आरब, कोई नहीं, तुम बताओ। देखो मुझे तो सबका पता है बीमारी, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 29 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट 25 एंड मीन्स 5 स्क्वायर + 2। ओके पारस, क्या ये सही है आंसर? पारस हाँ सर सही है। सही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। होता क्या है, मैं क्यों चेक किया, जब अभी जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, इधर वाला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे लाइफ में मॉड जेड की वैल्यू ये बताने लग जाते हैं, और फिर इसका रूट करने लगते हैं, और इसका आंसर वो √121 कर। सो इट इज नॉट करेक्ट। हाँ, इस तरीके का सिचुएशन का ये जो है मॉड जेड का जो वैल्यू है, वो सिर्फ ये जो रियल पार्ट्स है, जो रियल नंबर्स है, उसी को यूज करते हैं। लेकिन अगर जेड इंटू जेड बार करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जेड इंटू जेड बार में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर मेरा जो है प्रॉब्लम ठीक हो गया, तुम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सुनाओ, अब तुम्हें Z1 + Z2 कंजुगेट ये है अगर, तो इसको आप इंडिविजुअल पे कंजुगेट ला सकते हो, जो तुम लोगों को बोर्ड्स में बताया गया होगा। बताया गया है, ये याद है? Z1 - Z2 कंजुगेट है, बोलो कुछ बताओ, नहीं तो लगेगा कि मैं से बोल रहा हूँ
Z1 इंटू Z2 पे कंजुगेट इंडिविजुअल पे है तो वो इंडिविजुअल पे आ जाता है। इसी तरीके से Z1 बाय Z2 ये पूरे पे कंजुगेट है तो आप इसे Z1 बाय Z2 लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, पहले से याद होगा, मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि जरूर याद होगा। ये अगर याद है, ये सबको याद है ये रिजल्ट? हाँ सभी लोग जानते हाँ हो? सर 11th में हुआ था सर ये। हुआ था, ठीक है। इसको मैं फिर रब करता हूं। तो अभी जो मैंने जस्ट बताया कि Z इंटू जेड बार मॉड Z स्क्वायर, सो दिस रिजल्ट विल बी ऑल्सो ट्रू अगर आप Z की वैल्यू Z1 प्लस Z2 बोलो। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनना है ना, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो देन ओनली यू विल गेट ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो तब भी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। सो ऑलवेज जब तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, व्हाटएवर यू विल डू, तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ही लगे बनेगा। मीन्स जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा वही यहाँ भी लग जाएगा। तो Z की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो Z1 प्लस Z2 भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो जाएगा और Z1 प्लस Z2 बार भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्या ये तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे फाइनल रिजल्ट बताओगे यहाँ पर क्या आना है? बताओ क्या रिजल्ट आ सकता है? पहली बात तो ये इंडिविजुअल पे ले आना, ये जो कंजुगेट है ये इंडिविजुअल पे आप ला सकते हो इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई करके बताओ रिजल्ट क्या होता है? Sir, Z1 square plus Z2 square plus 2Z1 Z2 cos alpha. Z1 बार, ठीक, प्लस Z2 इंटू Z2 बार Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 और ये हो गया Z1 प्लस Z2 मॉड। अब इसे क्या लिख सकते हो? मॉड Z1 स्क्वायर। मॉड Z1 स्क्वायर। मॉड Z1, ये क्या हो गया? मॉड Z2, ठीक है, प्लस अब देखते हैं ये क्या लिखा जा सकता है। ये इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे अभी हम लोग ये लिख देंगे, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखो। Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार क्या होता है जरा बताइए तो? क्या होगा Z प्लस Z बार? सर 2 टाइम्स रियल पार्ट। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z होगा। आप लोग भी चेक करके देखो क्या ये सही है। एक एग्जाम्पल ले लो Z का, लाइक x प्लस आई वाई, एंड तो Z बार हो जाएगा x माइनस हाँ आई सर। वाई, इन दोनों को ऐड 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z ये इट आता इज है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ तुम लोगों को। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, छोटे छोटे रिजल्ट ही आगे बढ़ के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सर फिर Z माइनस Z बार 2 टाइम्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। नहीं, जरा चेक कीजिए वो सही होगा कि नहीं होगा। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर। इन द फर्स्ट लेक्चर itself within फर्स्ट हाफ आवर मैंने इस रिजल्ट को दिया होगा। फिर एक 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट आएगा होगा। 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z डिवाइडेड बाय आयोटा हो जाएगा, ये होगा। चेक करो आप लोग। हाँ सर।
सॉरी मैंने कुछ गलत Into कर दिया, iota. यहाँ पर जो है जेड माइनस जेड बार जो है 2 आयोटा होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा ये, हाँ वही क्योंकि हाँ सर इमेजिनरी पार्ट जब बोलते हो तो जो उसके साथ एसोसिएटेड है रियल नंबर वो होता है। ऐसा नहीं है कि 3 + 4 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 आई नहीं है, इसका इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 4 है, इसका रियल पार्ट सिर्फ 3 है। तो नॉर्मली बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहोगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट अगर तुमसे पूछा गया, ये अगर तुम्हारा जेड है और आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया तो आप बता दोगे 4 आई, और ये तुम्हारा गलत हो जाए। समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखिए इस दोनों को देखते हैं। अगर आपका z जो है आपने एज्यूम कर लिया z1 z2 बार, z1 z2 बार, तो अब बताओ z बार क्या होगा। इफ you assume that z is z1 z2 bar, can you find out z bar क्या होना चाहिए? Z1 बार Z, Z1 बार Z, Z2, z1 बार z2, हाँ ये z1 है, ये z2 बार है, इस पूरे पे आपने z बार लगा दिया तो ये हो जाएगा z1 बार, और ये z2 बार और Z2, 2 बार हाँ, 2 बार मतलब तो 2 Z2 ही हो गया, हाँ यस, तो ये आ गया z। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ये तुम्हारा z है, ये अगर तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो ये क्या होता है, उसका कंजुगेट हो जाता है। ठीक है, यही तो हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, देखो ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, इसका कंजुगेट हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझा? समझा सर। तो इन दोनों का सम क्या होगा, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पर अब तुम लोग समझ पा रहे हो, लेट 2 into z into z बार। मान लो लेट बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा इक्वल टू z1 z2 बार, देन ऑटोमेटिकली बीटा बार जो है z1 बार z2 हो जा रहा है, z1 बार z2 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस बीटा बार। और बीटा प्लस बीटा बार को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ बीटा। बीटा। और बीटा तुम्हारा क्या है, ये बीटा तो इसी को एज्यूम किया था आपने, बीटा इसको एज्यूम किया था। तो अब इस जगह आप क्या लिखोगे, इस स्पेस को, जो खाली स्पेस है, क्या लिखना चाहिए, 2 into z बार। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, आप ये लिख सकते हैं। देख लो एक बार 5 मिनट्स, इसको थिंक कर लो, नोट डाउन करो, फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछो।
क्या हो गया? हाँ सर, हो गया। तो इसको रब कर दें, सब लोग बताओ। सेम रिजल्ट, बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट आप वेक्टर में भी जा सकते हो। दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड, सेम रिजल्ट वेक्टर में आएगा। वेक्टर में कैसा बनेगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस, सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट की तरह मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है। तो ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। क्या यही होगा? नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये ए डॉट ए। सर सो ए डॉट, हाँ बोलो। यस सर, मल्टीप्लाई करने के बाद सर वो डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा ना? नहीं, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है। हाँ सर। मैंने क्या बताया? ए डॉट ए, यही तो तुम्हारा मॉड ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली जेड इंटू जेड बार वेक्टर में क्या होता है? मॉड जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए डॉट ए की वैल्यू क्या बोलोगे? ए डॉट बी को मॉड ए स्क्वायर बोल सकते हो, और इसे जो है मॉड बी स्क्वायर बोल सकते हो। ए डॉट बी और बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट जो है तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप ये जो ए डॉट बी है और ये जो बी डॉट ए है, इसको ए डॉट बी दोनों को लिख सकते हो। सो नाउ इट इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से 2 टाइम्स ए डॉट बी, जो आप लोग इसका आंसर बोलते थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, वो ना लिखकर हम लोग ये लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? आप लोगों को वो कॉस थीटा वाला ज्यादा आसान लगता होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो रिजल्ट सिर्फ 2 वेक्टर्स पे ही वैलिड हो पाएगा, लेकिन ये रिजल्ट जो है 3 वेक्टर्स पे भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है। इसका आपको रिजल्ट निकालना होगा। तो क्या बोलोगे इसको? क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई कर लो इसी तरीके से, तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। जरा करके बताओ। हेलो हाँ बोलो युवराज। सर, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, यस। 2 टाइम्स हाँ 2 टाइम्स वेक्टर ए इंटू डॉट ए प्रोडक्ट इंटू बी प्लस बी इंटू सी, बी डॉट सी बेसिकली प्लस सी डॉट, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, थिंक सो। So same type of result means corresponding result वेक्टर का है। ये रिजल्ट तुम्हें पता नहीं होता है वेक्टर में।
हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत डिस्कशन होगा। दिस इज द रिजल्ट, सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेक्टर। एंड ऑलमोस्ट हमेशा जो वेक्टर का क्वेश्चन है अल्टरनेट ईयर इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मीन्स मैथमेटिक्स का वेक्टर है, फिजिक्स का नहीं। बहुत इसका इतना वेरिएशंस क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम फाइंड कर पाओगे जब वेक्टर में जाएंगे तो। वहां पर मैंने पहले ही बताया लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी लिमिटेड है। ये बता दिया, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं ही वेक्टर में, मैथमेटिक्स के वेक्टर में, और उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं, इसको रब करते हैं। हमें अब आज टास्क नहीं, हम वेक्टर पे क्वेश्चंस करें। रब करें इसको। हाँ सर। नोट कर लो। इसी तरीके से आपको अगर दिया हो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉड स्क्वायर, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको भी निकालने में। ये भी आप कर पाओगे इजीली। क्या कर पाओगे ना? सो इट इज योर होमवर्क, इसकी वैल्यूज निकालना। क्या होगा इसका वैल्यू? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हमें सीखना है, ओके, ये मॉडुलस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। मॉडुलस पे ये जो मैंने बताया इसी पे क्वेश्चंस होगा अभी। हाँ देखो, अभी जो मैंने पहले बताया जेड जेड बार क्या होगा? इसको आप आर स्क्वायर लिख सकते हो ना, जेड बार को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ सर। ओके, तो अब बताओ जेड बार की वैल्यू आर स्क्वायर बाय जेड हो जाएगी। यहाँ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन, जेड बार इज आर स्क्वायर बाय जेड होगा। तो अगर कभी तुम्हें बोलता है z का आर्गुमेंट दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ z आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन, एंड लेट अस से आर्गुमेंट ऑफ z दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है, या 2π/3 दिया हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ z इज 2π/3 और आपको निकालना है देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z टू दी पावर -1, ये निकालना है। तो कैसे निकालो? और यू कैन से इट इज आर्गुमेंट ऑफ 1/z। यू कैन फाइंड इट बाय मैथमेटिकली। सर वो तो Also, हम yes. फिर z बार बाय आर स्क्वायर जैसे आपने वो वहां पे उससे लिखा, उससे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं सर तो बस जेड बार का होगा ना? हाँ, यस, तो z बार का कंसीडर होगा। बिल्कुल होगा। हाँ सर उसको वैसे कर सकते हैं ना, -1 को बाहर लेके आर्गुमेंट ऑफ z। हाँ देखो क्या है कि हमें अभी आर्गुमेंट इस पार्ट का निकालना हो गया ना। एक्चुअली ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, और किसी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आर्गुमेंट पे। तो यहाँ पर जो भी इसका आर्गुमेंट होगा वो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड बार भी होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार वही होगा, सेम होगा। जेड बार बाय आर स्क्वायर होगा ना सर, 1/z के लिए? हाँ, तुम जेड बार बाय आर स्क्वायर करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/r² अगर कर भी लो जेड बार, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना। हाँ। मान लो कि तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है π/3, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ 2z क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ 3z क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ 5z क्या होगा।
तो डायग्राम से जाते हैं। अगर यहाँ पर z है तो अब z ये हो गया, ठीक है, ये है ना। अब आर्गुमेंट ऑफ 2z की बात करोगे तो इसका लेंथ सिर्फ इनलार्ज हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z। अब ये थीटा तो वही रहेगा, मीन्स ये लेंथ बढ़ता जाएगा। अब 5z या 3z करोगे थोड़ा सा और लेंथ बढ़ जाएगा, ये हो गया थीटा। और तुम अगर 5z कर दोगे तो और लेंथ बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे सिर्फ तुम्हारा जो है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन इंक्रीज होता जाएगा, बट एंगल तो वही रहेगा, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन सब का आर्गुमेंट क्या होना है, इन सब का आर्गुमेंट जो है π/3 ही होना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सबका आर्गुमेंट π/3 आएगा। इसलिए यहाँ पर जो आप आंसर करोगे, इस जगह आंसर करोगे तो 1/r², ये तो पॉजिटिव है ना, यानी कि z बार को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, इसका आर्गुमेंट डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z बार ही लिख सकते हो। बट द प्रॉब्लम विल अकर इफ द मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव नंबर। If you multiply with negative number, then the orientation of complex number will change in negative direction. सर बट वो तो नेगेटिव होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो स्क्वायर के फॉर्म में है ना। That is good. ये नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ही लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम इसको डायरेक्टली 3/2π नहीं लिख सकते ना, 3/2π नहीं लिख सकते ना? वो कैसे लिखेंगे, वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो मैं अभी समझाया, 3/2π तो लिख ही नहीं सकते। -2π/3 होगा सर, -2π/3 होगा, दैट इज राइट। वो तो मैंने बताया है, आर्गुमेंट ऑफ z अगर अल्फा है, आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस अल्फा, इमेज निकालना होता है वहाँ पे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आगे बढ़े हम लोग। आर्ग्यूमेंट को हम एज अ लॉग टोटली कंसिडर कर सकते हैं क्या? लॉग की प्रॉपर्टी बिल्कुल, लॉग की प्रॉपर्टी तो आर्गुमेंट लेता ही है, आर्गुमेंट लॉग की प्रॉपर्टी ही लेता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन लॉग में जो है 2k पाई नहीं होता था, यहाँ 2k पाई सिर्फ तुम्हें ऐड करना है। तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अगर हम आर्गुमेंट ऑफ z² तुमसे पूछें, तुम आप बोल सकते हो कि सर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, लेकिन हम बोलेंगे देखो बाबू इसमें 2k पाई लगा के रखना, नहीं तो गड़बड़ होगा। और k को अकॉर्डिंगली आप मैनेज करो, -1 0 1। आर्गुमेंट ऑफ z³ अगर पूछे तो आप लिख सकते हो 3 आर्गुमेंट ऑफ z, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए +2k पाई लिखे रहो, और k की वैल्यू यहाँ -2 -1 0 1 2 होता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आर्गुमेंट विल फॉलो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, करेगा। सही बोला, सबको समझ में आ गया है? यू कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट जो प्रश्नेश ने बोला। ओके, ठीक है, इसको रब कर दें, हम फिर से एक्सप्लेन करें। सर 1 मिनट रुकिए ना। हाँ,
हाँ सर, हो गया। ठीक है। सो फिर से एक्सप्लेन करना है इसको, मैं इसको रब करके नटसेल में बिल्कुल छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये ऑरिजिन है और यहाँ जेड है, मान लो ये जेड है, सर, ठीक है। हाँ, ये और Z1 है सर यहाँ। उससे पहले हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट पूछना था आपसे। जैसे कि हाँ, हमने अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर निकाला, तो फिर हाँ, उसको लॉग जैसे कंसिडर किया था, राइट? हाँ, कर सकते हैं, यस। हाँ, तो फिर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू द पावर -1 को वैसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी तो वही आ रहा है, कर तो रहे ही हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड टू दी पावर -1 को, ये पावर को इधर लेके चले जाओ, हाँ, तो हो -1 गया। इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हाँ, कर सकते हैं। माइनस लॉग के केस में सर वो हम लोग बार वगैरह लेते ना, यानी 1 बार, हाँ, तो वैसे हाँ, हाँ, लॉग लॉग में में तो भी तो वैसे होता ही। है ना। मान लो, हाँ, और लॉग में क्या करते हैं, लॉग है एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखते हो, 2 log x लिखते हो। 2 log x, हाँ, log x क्यूब को क्या लिखते हो, 3 log 3 x, log x लिखते हो। log हाँ, x टू दी पावर -1 को क्या लिखोगे, माइनस माइनस -1 लॉग इंटू log log x। x लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं। सो देखो, ये z है। अब तुमसे पूछे बताओ 2z कहाँ होगा, 2z, तो यही लेंथ जो है आगे बढ़ जाएगा और आपका 2z कहीं यहाँ होगा, ये आर की वैल्यू सर सिर्फ डबल होगी ना। डबल। अब तुमसे पूछे 3z कहाँ है, तो 3z बोलोगे सर 3z यहाँ है। 4z कहाँ है, तो 4z बोलोगे सर यहाँ है। तो ये सिचुएशन है, और ये है तुम्हारा थीटा। तो अब बताइए इस फिगर को देखकर आर्गुमेंट ऑफ z कितना आएगा, बताओ थीटा विद्या, थीटा ही जानवी। आएगा, थीटा। थीटा। व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ 2z। मानसी, मानसी का आजकल आवाज नहीं आता है, मानसी कहाँ है? सर थीटा ही होगा। ओके, मानसी समझ में आ रहा है ना, आजकल तुम क्वेश्चन हाँ वोश्चन सर। भी नहीं पूछते हो, कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। सर बट ये तो समझ रहा है कि वो लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बट ऐसा कुछ रीजन नहीं है क्या उसके पीछे? मतलब हमने तो ये बस ऐसे देखा ना कि अरे वो कर रहा है, ऑब्जर्व किया हमने। बिल्कुल सिंपल है, बताता हूँ। लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल से ही आया ना, आया कि नहीं आया, हाँ। बताओ। और ये भी तो एक्सपोनेंशियल से ही आया, नहीं आया क्या? हाँ 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 सर। यहाँ भी लॉग कैसा होता है, अगर जो है e टू दी पावर x का वैल्यू मान लो तुमको 2 दिया है, x को क्या बोलते हो, बताओ क्या बोलते हो? ln2 ln2 बोलते हो ना, ln2 बोलते हैं, हाँ। ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, e टू दी पावर ix है, इसका कोई वैल्यू यहाँ दिया है, तो x को क्या बोलो, ln ही आ जाएगा ना, नहीं आएगा? हाँ सर, समझा। हम लोग उसके डिटेल में ना जाए बहुत, अदरवाइज डिविएट हो जाएंगे चीज़ों से, नहीं तो पढ़ाने के लिए मैथ में इनफाइनाइट है चीज। तो ये क्लियर है सबको। तो
अब देखो इसी में हम लोग अगर बदल देते हैं चीजों को, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं माइनस जेड किधर होगा, तो माइनस जेड तुम्हारा इधर हो जाएगा। माइनस टू जेड कहाँ होगा, तो माइनस टू जेड आप बोलोगे ठीक है, माइनस टू जेड इधर होगा कि नहीं होगा। निगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगा इसका, माइनस थ्री जेड माइनस टू। सो अब तुम्हारा आर्गुमेंट इसके लिए बदलने लगे, मीन्स ये बनने लगेगा। अब हाँ, ये नहीं होगा, माइनस पाई प्लस थीटा बन जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड आप बोलोगे तो फिगर देख के बताओ क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। बदल गया। और यानी कि जब निगेटिव क्वांटिटी कर दिया तुमने, तो मैंने पहले ही बताया था ये बदलने लगेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही होगा, लेकिन थर्ड फोर्थ में सिचुएशन बदलेंगे, बताया था। तो वो सब चीजें आप सब कुछ को जो है बिल्कुल माइंड में फिगर आउट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, जो मैंने बताया था मैथमेटिकली कैसे इसका आंसर होना। सो अभी डाउट क्लियर हुआ सबका, जो पूछ रहे थे फिर से आप चैट में भी पूछ सकते हो मुझसे, अगर अभी भी नहीं हुआ है क्लियर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ सर। आर्गुमेंट्स को समटाइम एम्पलीट्यूड्स भी कहते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आप सब कर पाओगे। Now there is a question, what is multiplicative inverse of बहुत आसान है, मैं बस तुम लोगों को बता दूं क्या है। z इक्वल टू -3 + 2 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, लाइक 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बताओ तो, कोई बता सकते हो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 1/2 1/2 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट यूनिट, और हर जगह का यूनिट अलग होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूनिटी जो होगा वो 1 ही होता है। मैट्रिक्स में जाओगे यूनिटी तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिटी क्या है, 1 है। तो मान लो लेट हियर बीटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप क्या बोलोगे, बीटा इंटू जेड इक्वल टू 1 बोलोगे, बस बीटा इंटू जेड इक्वल टू 1।
तो आपको बीटा निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/z निकालना है, z दिया हुआ है, तो 1/-3 ये सो इतना आसान है, सिर्फ वर्ड तुम्हें कंफ्यूज करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, वो आता होगा तुम्हें। तो इजी क्वेश्चन सर इन है, सिंपल वर्ड्स अपन इसको रेसिप्रोकल बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। क्या तुम लोगों ने स्क्वायर रूट ये सब निकालना सीखा था बोर्ड के क्लास में, सभी को आता है? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सिखा सर, हाँ बट सर। बहुत बड़ी मेथड थी उसकी, बहुत लंबा। लंबी तो मेथड मैं थी लेकिन स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे उसकी जरूरत है नहीं। हो गया सर। सर वो जो स्क्वायर रूट है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना जी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ओके सर। बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। कुछ बड़े ही आसान आसान क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 दिया है और इसकी वैल्यू 1 है, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू v1। नाउ फाइंड z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ये तुम्हें फाइंड करना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if z1 equal to two, z2 equal to 3 and z3 equal to 4, ऐसा कुछ दिया है। And here also mod of z1 plus z2 plus one day. Find four z2 z3 plus 9 z1 z2 plus 16 z1
I can 9 Z1 Z3 and it is 16 Z1 Z2. इस तरीके के और भी क्वेश्चंस है तुम्हें बुक में मिलेंगे। 9:30 से तुम लोगों की दूसरी क्लास भी अभी है टाइम, 9 o'clock मैं छोड़ूंगा तुम्हें। तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं तुम लोगों को। दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इवन की राव के बुकलेट में भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंबाइंड बुक से देखोगे तो 6 to 7, 8 क्वेश्चंस ऐसे टाइप के मिलेंगे। तुम्हें आइडेंटिफाई करके निकालना पड़ेगा। मेरे पास कोई बुकलेट ये सब नहीं है जो आइडेंटिफाई कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चंस कलेक्ट करके निकाल के देख सकता हूँ कहाँ पर है। नोट किया? 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो दिया है उसे मॉड Z1 स्क्वायर 1 लिख दो और यहाँ से Z1 बाद को लिख सकते हो 1। ठीक? सर हाँ, सर आपने बताया था कि मतलब जिसको फाइंड करना है उस पर बार लगा देंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, चलेगा। 2 तरीका है, जिसको फाइंड करना है उस पर बार लगा सकते हैं। इज राइट। हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, जो गिवन है उस पर बार लगा दें, तब भी कर सकते हैं। जो गिवन है उस पर बार लगा दें मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, मॉड Z इक्वल टू मॉड Z बार होता है, सभी लोग जानते हैं उसको। तो यहाँ पर उसको भी यूज कर सकते हैं, जो युवराज बोला वो भी कर सकते हैं। दोनों मेथड बता दूंगा। तो क्या करो, अगर इस पे तुम बार लगाते हो मीन्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बार, ये कर दोनों सेम ही होगा कि नहीं होगा? होगा सेम। ठीक है, हाँ सर। अब इसको इंडिविजुअल बार कर लेंगे। नींद तो नहीं आ रही है सबको? अब नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से Z1 बार क्या लिखोगे यहाँ पर? ये इसकी वैल्यू 1 है ना, इसका 1 वैल्यू है तो 1 लिख लो। तो Z1 बार क्या हो जाएगा? 1/Z1 हो जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला। अब बताओ Z2 बार क्या होगा? क्या होगा? क्या ये भी 1/Z2 हो जाएगा और ये 1/Z3 हो जाएगा इक्वल टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट दिस रिजल्ट। देखो कैलकुलेट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमने इसको यूज किया पहले। सिंप्लीफाई करो, फाइंड द, देखो चेक करो आंसर क्या आता है। सर 1 ही आएगा ना, क्योंकि उसका एलसीएम लेंगे तो जो फाइंड करना है वो वैल्यू आ जाएगी। बढ़िया है।
सभी लोगों का आंसर आया? सर फाइनल स्टेप नहीं आ रहा है हम्म? सर। इसके बाद वो एलसीएम वगैरह लिया, उसके बाद फाइनल वन कैसा है वो नहीं आया। ठीक। हाँ सर, और क्या उसके क्या ऊपर वो होगा? एलसीएम Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, अब उसके बाद क्या करना है वो नहीं आया। वही तो बता रहा हूँ। ये हो गया 1, ये 1 हुआ, 1 तो दिया ही हुआ था ना हाँ सर। राइट हैंड साइड, तो 1 दिया है। वन हुआ, ठीक। अब क्या है, ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, इंडिविजुअल, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3। अब बताओ तो मॉड Z1 कितना है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 ये क्या है? 1 और वो भी आगे 1। आंसर, आगे आंसर। हाँ सभी सर, लोगों को क्लियर है? समझा सर। मानसी, जानवी, दिव्या, हाँ सर। हाँ सर। पारस, पारस, आरव, हाँ सर। सुमित। हाँ सर। इस वीक में मैं ट्राई करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म हो जाए। अब ये यदि हो गया, ये समझ गए, तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, इसी मेथड से करो जो मेथड बताया। जो गिवन है उस पे बार लगा देना। सेकंड क्वेश्चन ट्राई, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आंसर बताइए उसका। उसमें आई थिंक आपको फाइंड जो करना था मैं लिख देता हूँ, फिर से क्वेश्चन लिख दें या है तुम लोगों के पास नोट डाउन? है सर क्वेश्चन। है सर क्वेश्चन। सर 24 है क्या? मैंने क्या दिया था, मॉड Z1 क्या दिया था, मुझे याद नहीं है, बताओ। 2 दिया था। मॉड Z2 क्या दिया था? 3 दिया था। और मॉड Z3 दिया था 4। हाँ सही है, 24 ही आएगा।
ठीक है, इसको हम रब करते हैं। सभी लोग को आ गया? सेम मेथड अप्लाई करो। हाँ सर। हाँ सर। जिनका नहीं आया है वो फिर से ट्राई करना घर पे, और भी हाँ, सर। क्वेश्चंस तुम लोग फाइंड करोगे इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा मॉड। तो ये फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, वेयर alpha by beta is purely imaginary। अल्फा बाय बीटा जो है प्योरली इमेजिनरी है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर two complex numbers such that alpha by beta is a real number। Alpha by beta is a real। इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल फाइंड। यस सर पहले का 1 है क्या? और लोगों को करने दो युवराज, पहले हम लोग तो सारे क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। यू फाइंड हाँ, सर। ऑल द क्वेश्चंस, मुझे लिखने भी दो। 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा, देन फोर्थ Z1 प्लस आयोटा Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस आयोटा Z2, where argument of Z2 by Z1 is equal to 5। argument of Z2 by Z1 equal to 5। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आराम से सोचिए और फिर आंसर कीजिए। आई थिंक थर्ड में कोई दिक्कत तो है। सर मैंने मैसेज कर ठीक है। मैं ऐसा उसमें क्या है, जूम पे नहीं सर चैट किए हैं। हाँ चैट किया, मैंने देख लिया तुम्हारा।
ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तुम लोग सबका आंसर इसमें 1 ही आएगा, आप लोग सोचिएगा 1 क्यों आएगा। हेलो सर। हाँ सर। हाँ दिव्या, यस, हाँ बोलो दिव्या। हेलो। हाँ दिव्या बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी? नहीं 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 आ रही। हाँ बोलो। ओके, दिव्या डिस्कनेक्ट हो गया। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं। सर एक्चुअली फर्स्ट या फिर सेकंड में मतलब अल्फा और बीटा की जगह कोई सब्स्टिट्यूशंस रखना है क्या, या मतलब वैसे ही नहीं सॉल्व नहीं, करना है? ऐसे ही तुम कर सकते हो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा बाय बीटा इज ए रियल नंबर। इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन है, इजी ही क्वेश्चन है। ठीक है सर। अगर इसका वैल्यू रियल नंबर है, देखो अल्फा बाय बीटा रियल नंबर है, तो तुम क्या कर सकते हो, अल्फा बाय बीटा को के कर लो ना, ज्यादा नहीं सोचना है। अल्फा बाय बीटा को कुछ नंबर लिख दो, रियल नंबर लिख दो, के लिख दो मान लो, ठीक। तो अल्फा क्या हो जाएगा, के बीटा, कि बीटा। बीटा हो जाएगा ना, इसको बस इसमें पुट कर देना, हो गया खत्म। ठीक है सर। आसान है। यहाँ पर भी अल्फा बाय बीटा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो अल्फा बाय बीटा को क्या लिख सकते हो, आयोटा। 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 ए आयोटा। हो गया आंसर। ओके अच्छा। हाँ कोई दिक्कत तो है ही नहीं। एक्चुअली सर मैंने ट्राई ठीक किया है, था लेकिन वो हो तो ही नहीं पा रहा मैं, था, तो बस पूछ लिया सर। हाँ कोई बात नहीं। अभी मैं 5 मिनट्स तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। कल की क्लास में मैं जिस देख रहा था आप लोगों की क्लास को भी, केमिस्ट्री की क्लास, सो आप लोगों को बॉन्ड ये सब एक नॉर्मल मेथड्स आप लोग समझते हो कि वो है। मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता था, तो उस टाइम पे इस टाइप का क्या होता था, आपको रीजन दे ही देता था कि ये ज्यादा स्टेबल है। समझे बात को, मान लो कि दे दिया कि ये ज्यादा स्टेबल है, अब इस है, पता है आपको स्टेबल है, अब इस पे जो है बताइए ये क्यों ज्यादा स्टेबल, और वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। समझ में आ रहा है? 20 मार्क्स मीन्स वी हैव टू राइट 2 to 3 पेज, और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, अंदर क्या लिख रहे वो नहीं, आपको पॉइंट वाइज लिखना होता था। सो कोई भी जो आप देखते हो एक स्टेबिलिटी, एक तो होता है क्वेश्चन क्रैक करना, तो क्वेश्चन क्रैक करने के लिए तो जस्ट एक ऑप्शन से सब देख के आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, वो हो सकता है। बट स्टेबिलिटी का फैक्टर्स जो होता है वो बहुत सारे मिलके किसी की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, ना कि बॉन्ड या फिर चार्ज, ये नहीं, सब कुछ स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। सब बहुत कुछ उसमें फेल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ आपको देता हूँ, क्योंकि वहां पर मैंने देखा आप लोगों को बहुत जगह कंफ्यूजन था, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग देखोगे कि कितना कुछ इफेक्ट करता है। मैं एक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, मान लो यहाँ पर कुछ और भी इस तरह से बना दिया, समझते हो? इस तरीके से बना हुआ है तो क्या हो गया, क्या है ये बना हुआ, कुछ भी हो फर्क नहीं है, ये एक बना दिया और इसकी जगह एक और मैंने बना दिया, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर मैं जो बनाने जा रहा हूँ। तुम लोग लिटरली यहाँ पर थोड़े से परेशान हो जाओगे, ये क्या हो गया, हाँ इसे बना दिया, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ही इस टाइप का ले रहा हूँ, तो ये ऐसा है। और क्या क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दिया, यहाँ पे प्लस बना दिया, यहाँ पे प्लस, ऐसा कुछ बना दिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कौन ज्यादा अच्छा। सर पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि सर वहाँ पे प्लस प्लस का रिपल्शन ज्यादा होगा और यहाँ पे मतलब कोई चार्ज। हाँ
प्लस प्लस का रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ये सब चीज तुम लोग सोचते हो, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सोचते। क्यों? कि स्ट्रक्चर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है? अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये बताओ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 है। sp2 कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो प्लेनर होता है ना जी। यहाँ पर प्लेनर बन पाएगा कभी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बनेगा। क्या मान जाएगा? यहाँ पर एक और मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक और भी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी हम डबल बॉन्ड लगा लें, यहाँ भी ठीक। तुमको लग रहा होगा सर ये तो बेंजीन है, ठीक है। लेकिन अब देखो कितना प्रॉब्लम है, ये बहुत परेशानी में है ये। तुमने यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर इसका sp2 बनेगा क्या? रिजोनेंस sp2 ही नहीं बन पाएगा। ये जो प्लेनर बना रहे हो बनेगा ही नहीं। हाँ सर। तो सारा रूल फेल हो गया। हाँ सर। तो इट इज नॉट द ओनली वन फैक्टर। आप जो स्ट्रक्चर देखते हो वो स्ट्रक्चर होना है भी तो चाहिए। मैंने इस तरह से बना दिया इसको कि अब ये आपस में पैरेलल हो ही नहीं पाएगा, जो कि इस तरह का बॉन्डिंग बना पाए। मान लो ये वाला जो है, ये अगर यहाँ का ऑर्बिटल आपको इस तरीके से हो गया और इधर वाला आपको मान लो ऐसे होगा, बताओ तो कैसे डबल बॉन्ड बनेगा यार? डबल बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल पैरेलल होता है ना, तो खेल हो गया खत्म। ये तुमको एग्जांपल मिलेगा नहीं, बट ये सब चीज होती है। स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सब देखना पड़ता है। तो ये बनना ही मुश्किल है, ये बनना ही नहीं है, ये नहीं बनना है। मतलब सर वो बहुत अनस्टेबल होगा तो सेकंड वाला स्टेबल हो जाएगा क्या? बनेगा ही नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहां पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, यहां पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। क्यों? यहां निगेटिव चार्ज है, ब्रिज हेड पे निगेटिव चार्ज हो सकता है, इसलिए कि इसका शेप कैसा होता है? sp3। sp3। और sp3 का शेप कैसा होता है? कार्बोएनायन का शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है कार्बोएनायन का। हम कार्बोएनायन की बात कर रहे हैं, पिरामिडल होता है, ये पिरामिडल शेप है। So only one factor cannot decide that। तुम एक रूल डाल लिया कि अरे डबल बॉन्ड ज्यादा है तो अरे फॉर्म तो करने दो उसको, डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो आंसर तो नहीं होगा। सो जनरल रूल है, आप जो बोल रहे हो इट इज एग्जैक्टली राइट कि जनरल रूल वो है, बट आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का शेप, बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जब तक ऑर्बिटल पैरेलल है कि नहीं है। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिपल्सन है, अनस्टेबल तो ये भी है, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो फॉर्म ही नहीं होना। इसलिए कि मैंने यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता तो मैंने, अब मेरे इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं काट पाएगा। क्यों? मैंने ये सब लगा दिया, अब बुक में मिलना नहीं है। ये अब इसकी स्टेबिलिटी कौन चेक करेगा बताओ? तुम चेक कर पाओगे इसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है? कंपाउंड फॉर्म होता है तो नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे ना स्टेबिलिटी। बट आपको ये स्टेबल है या ये स्टेबल है ये तो फॉर्म नहीं होना, बट ये एटलीस्ट इसमें उतना दिक्कत नहीं है, ये प्लेनर शेप नहीं बन सकता। तो कुछ आप लोगों को बताया गया होगा, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट में बताया गया होगा। एट ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होता, एट ब्रिज हेड डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, तो होता ही नहीं है बिल्कुल। दीज आर द स्ट्रिक्ट रूल, ये कभी नहीं हुआ। ब्रिज हेड पे फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोएनायन हो सकता है, बिकॉज देयर शेप इज लाइक दिस। फ्री रेडिकल तो
प्लेनर में भी आ सकता है, थोड़ा सा पिरामिडल में भी आ सकता है। कार्बोएनाइन तो कभी प्लेनर नहीं हो सकता, ऑलवेज पिरामिडल शेप पे ही रहेगा। तो सारा रूल फेल कर दिया ये कि नहीं कर दिया? तुम लोग खुद लॉजिकली सोचो, फेल किया? हाँ सर। कौन फेल कर दिया इसको? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हाइब्रिडाइजेशन फेल कर दिया, हाइब्रिडेशन का शेप फेल कर दिया। लेकिन ये हो सकता है, ये बन सकता है। कब बन सकता है जरा देखो, मैं बता देता हूं कब बनेगा। इसका फॉर्मेशन हो सकता है कब? इसको हम अब बन सकता है। अब ये कर दिया ना, तो ये हो सकता है। तो ये सब चीज तुम्हें समझना पड़ेगा। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? ये चेन बड़ा हो गया, दिख रहा है ऐसे, ब्रिज हेड जो है, अब हो सकता है ये ऐसे करके निकल जाए। प्लेनर का पॉसिबिलिटी यहाँ पॉसिबल है, प्लेनर का पॉसिबल, क्योंकि अब ये पार्ट बड़ा हो गया, यहाँ पर जो है नहीं था। सर तो यहाँ पे तो कोई बहुत मतलब बायसाइक्लो या साइक्लो कंपाउंड का फंडा लगेगा कि यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड का वगैरह? नहीं नहीं भाई, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ फंडा नहीं लगेगा। देखो जब ये, अब तुम सोचो, अगर इस तरीके से तुम खुद सोचो ना, ऐसे करके लगा दिया तो ये ठीक पक्का पिरामिडल टाइप बन जाएगा ना, कि नहीं बनेगा? यहाँ पर हमने बनाया था दो इस तरह से, बन जाएगा ना। लेकिन इसी को बड़ा कर दिया, इसका नंबर ऑफ कार्बन इसमें बड़ा कर दिया, तो अब ये ऐसे करके घूम के इससे आ सकता है ना, घूम के आ सकता है ना। हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर मैंने इस वाले जो ब्रिज था, इस ब्रिज को बड़ा कर दिया, ब्रिज बड़ा हो गया। जब ब्रिज छोटा था तो वो उसमें इलोंगेशन टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं था, लेकिन ब्रिज बड़ा हो गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एरोमेटिसिटी का फॉर्मेशन फिर हो सकता है, बट अगेन थोड़ा सा डिग्री कम हो जाएगा उसका। सो ऑलवेज कंसीडर दिस टाइप्स ऑफ आईआईटी में जो है, तुम ये मत कभी समझो कि जो कर रहे हो वही आएगा। योर कॉन्सेप्ट शुड वेरी स्ट्रॉन्ग, योर रिलेटेड टू एनर्जी, स्ट्रक्चर, ये सब को ध्यान में रखना है। ऑक्टेट रूल्स को ध्यान में रखना है। ऑक्टेट रूल्स शुड नॉट वायलेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो यू हैव टू वर्क very hard in case of organic chemistry। और जब एक बार कर लोगे तो श्योर शॉट है, उससे 5 क्वेश्चंस तो निकाल ही लोगे। ऑर्गेनिक से 5 क्वेश्चंस निकाल लिया तो बहुत आगे निकल जाए। क्या अदिति, समझ में आया कुछ? हाँ क्या सर, बोला? समझा। तो कल जो सर बता रहे थे, तुम्हें क्लैरिटी आई? क्या कहना चाह रहे थे सर? हाँ सर। ठीक है, तो इंड करते हैं। यू हैव क्लास एट 9:30, सो मैं इंड करता हूँ। तुम लोग थोड़ा मोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो। बाय।